PSU मेंटोर। तो यार आज हम जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द गॉस लॉ, राइट। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लक्स अक्रॉस एनी ओपन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज given by this expression. Fine, that is for open surface. And if I ask you electric flux crossing a closed surface, then it is like this. फाइन। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यार गॉस लॉ को आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था। फाइन। और एक चीज यार क्लियर कर दूं, यहाँ पे मुझे कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर ये जो टॉपिक आप करवा रहे हो ये कौन से सब्जेक्ट के हैं। देखो यार ऑनेस्टली बताऊं ये बेसिक इंजीनियरिंग के हैं जिसमें आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग और सॉलिड होना चाहिए अगर आप गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, राइट। यूजुअली बच्चों का होता नहीं है। तो अगर आप ईडीसी की बात करो, आप नेटवर्क की बात करो, आप ईएमएफटी की बात कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल में आप पूरी मशीन की बात कर लो, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है टोटली बेस्ड ऑन द फिजिक्स है। तो अगर आपका अप्लाइड फिजिक्स में अच्छा खासा कमांड है, आपको जो उसके बेसिक्स टॉपिक्स में वो टॉपिक्स ले रहा हूं जो आगे यूज होंगे एडवांस इंजीनियरिंग में। फाइन। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हो गया, गॉस लॉ की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे मैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया तो ऑलमोस्ट आपने पूरा नेटवर्क यहीं पे अंडरस्टैंड कर दिया, ठीक है। देखो स्टूडेंट आज की डेट में बिलीव करते हैं कि कैलकुलेशन दे जस्ट नीड टू फार्मूला एंड जस्ट कैलकुलेट, दैट इज फाइन, ठीक है। आपका क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा, राइट। आई एम ओके विद दैट। बट कहीं ना कहीं जो आपका माइंड में इंटरप्रिटेशन है किसी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी चीज को लेके, किसी फंडामेंटल चीज को लेके, वो तभी आपका क्लियर होगा जब आपने उसको अच्छे से विजुअलाइज किया होगा, राइट। और आज की डेट में यार कंपटीशन के दौर में एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को किसी भी एंगल से मैनिपुलेट कर देता है। तो अगर वो मैनिपुलेशन कर रहा है ना, अगर आपके फंडामेंटल सॉलिड है तो आप उसको इजिली डिकोड कर दोगे, राइट। तो इसके बाद मैं इसी सीरीज में नेटवर्क कंप्लीट कर दूंगा और ऑलमोस्ट 120-150 घंटे लगेंगे उसमें। तो मैं एक फंडामेंटल जर्नी ट्रेवल कर रहा हूं। और रही बात बाकी एग्जाम की, जैसे एसएससी जेई के हो गए, स्टेट लेवल एग्जाम के, असिस्टेंट इंजीनियर के, पावर कॉर्पोरेशन के एग्जाम हो गए, डीएमआरसी हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गए, अदर पीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं सेपरेटली, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, वहां पर डायरेक्टली इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं बिकॉज दीज आर योर बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। फाइन। अब अगला देखते हैं कि सर गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द नीड ऑफ द गॉस लॉ, गॉस लॉ के आने से हमें क्या हेल्प मिली इंजीनियरिंग में, राइट। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स मींस एनी चार्ज। अब जब मैं सोर्स की बात करूंगा, देखो किसी भी अफेक्ट के होने के लिए ना कॉज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कॉज मींस सोर्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक अफेक्ट की बात कर रहा हूं तो उसका कॉज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक सोर्स होगा। दैट कैन बी पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तो अभी हम इजीनेस के लिए पॉइंट चार्ज के साथ कंटिन्यू करते हैं। फाइन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सॉरी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप क्या फॉलो करोगे, बेसिक कूलम्स लॉ को फॉलो करोगे। आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालोगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। अगर आपके पास लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज होगा तो क्या करोगे आप, देखो फर्स्ट स्टेप, आप डिवाइड करोगे सोर्स को किसमें, स्मॉल पीसेज में, राइट। ये मैं ब्रूटल फोर्स मेथड बता रहा हूं जो आपने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट होंगे उनको आप ट्रीट करोगे एज अ पॉइंट चार्ज। तो उनकी वजह से क्या निकालोगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उस पोजीशन पे। उसके बाद ओवरऑल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे उन स्मॉल स्मॉल पीसेज का जो इफेक्ट आ रहा होगा कूलम्स लॉ की वजह से। तो कहीं ना कहीं यार आपको ये बोलूं, अगर आप ये रूल फॉलो करते हो ना, अगर आप इंजीनियरिंग में इसी के भरोसे चलते तो इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लेंथी इंटीग्रेशन हो जाते हैं। फाइन। तो गॉस लॉ ने क्या करा, इसी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेट टेक्निक दे दिया है उसने, ठीक है। और इससे कैलकुलेशन गॉस लॉ से बहुत इजी हो जाता है। यूजुअली यू सी इवन की स्टूडेंट भी यार वो भी प्रेफर गॉस लॉ ही करते हैं। उनको पता है गॉस लॉ में क्या करना है, सिमेट्री देखनी है, चार्ज इनक्लोज निकालना है और डायरेक्टली आपने इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट, 2 लाइन में आंसर आता है। बट गॉस लॉ में एक दिक्कत है कि इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू द सिस्टम सिमेट्रीज। जैसे अगर मैं इन्फानेट रॉड की बात करूं, लाइन चार्ज की बात करूं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, इन्फानेट प्लेन शीट की बात करूं तो प्लेनेट सिमेट्री है, पॉइंट चार्ज की बात करूं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स, स्फेरिकल शेल की बात करूं तो स्फेरिकल सिमेट्री है। ये सारी चीजें आगे कैलकुलेशन में यूज होंगी, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ द गॉस लॉ फॉर आवर इंजीनियरिंग, राइट। बट हमारा टॉपिक है गॉस लॉ, हमने देखना व्हाट गॉस लॉ इज बेसिकली। तो मैं देखो गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली दे दूं, शायद आपको अच्छा भी लगेगा, हाँ सर इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, उस जर्नी को समझने की कोशिश करिए, वहां से आप समझोगे तो काफी चीजें और भी क्लियर होंगी। और उसके बाद में मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी दूंगा और कुछ उसको फिजिकली विजुअलाइज भी
भी करूंगा और एक दो क्वेश्चन भी लूंगा कैसे कैसे एग्जामिनर पीएसयूज में लेता है। ठीक है, जो मैं आपको अभी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं ना, ये आपको अदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में समझने में अंडरस्टैंड करेंगे। राइट, तो देखो अब देखिए भी मैंने 3 फिगर ले ली, 3 बॉक्स ले ली और तीनों बॉक्स के अंदर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन मार्क लगा है। थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है इसको भूल जाइए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको। राइट, अब क्वेश्चन मार्क लगा है कि अब मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूं, बॉक्स के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर मैं नहीं जा सकता हूं। राइट, सबसे पहले देखो क्लोज सरफेस क्या होगा, सरफेस विच कंप्लीटली इनक्लोजेस सम वॉल्यूम, या फिर सरफेस जो किसी भी रीजन ऑफ स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, एक इनसाइड द एक आउटसाइड द। राइट, तो देखिए अब मैं इसके अंदर जाए बिना और इसके अंदर जाए बिना और इसके अंदर जाए बिना क्या कमेंट कर सकता हूं कि इसके अंदर क्या है, ये गिफ्ट पैक के अंदर क्या चीज है, लाइक गिफ्ट पैक इसके अंदर क्या चीज है। वी आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट गिफ्ट इज इनसाइड, बट अंदर नहीं जाना है, आपको देख के ऑब्जर्व करना है। अब आइए, मैंने देखा कि इसके सराउंडिंग में आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में। अब देखो जब मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलूंगा आपको ग्राफिकली, तो हम क्या यूज करते हैं, फील्ड मॉडल, जिसमें टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और उसका डेंसिटी स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पे सराउंडिंग में आपको फील्ड लाइंस दे रखी है, तो यहां से मैं साफ क्लू कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस बॉक्स के अंदर ना सोर्स है, क्योंकि सोर्सिंग हो रही है। विच इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक अफेक्ट। और कैसा इलेक्ट्रिक अफेक्ट, सोर्सिंग वाला। कहां जा रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी। फाइन, अब जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा जो क्या काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है। किसके सोर्स का, इलेक्ट्रिक अफेक्ट के। और इलेक्ट्रिक अफेक्ट किसका है, सोर्स नेचर का है, डाइवर्ज हो रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। फाइन, अब आते हैं इस पे, यहां भी क्वेश्चन मार्क है, बट यहां देखा मैंने कि जो फील्ड लाइंस है वो इस पे टर्मिनेट हो रही है। कहीं ना कहीं एक सराउंडिंग में अफेक्ट था जो इस पे आके खत्म हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसके अंदर कोई कलेक्ट करने वाला बैठा होगा ना उस अफेक्ट को, जो अकोमुलेट कर रहा होगा उस अफेक्ट को। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, कोई सिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अफेक्ट होगा, सिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अफेक्ट बोलते हैं। राइट, तो अब अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे सिंक होती, कहां पे टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे। इसका मतलब इसके अंदर क्या लगा होगा, सिंक। तो इलेक्ट्रिक अफेक्ट का सिंक क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज। इट मींस ये क्या इनक्लोज कर रहा है अभी, माइनस क्यू चार्ज। तो देखो जो इसके सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बना है ना फील्ड का, वहां से हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं विदाउट गेटिंग इनसाइड द बॉक्स के अंदर क्या है। होपफुली क्लियर है। राइट, तो ये सोर्स का काम कर रहा है, ये सिंक का काम कर रहा है, या डन है। अब इस पे आओ, इस बॉक्स में भी अंदर मैं नहीं जा पा रहा हूं, बट मुझे बाहर से देखना है। अब इस बॉक्स में बाहर से देखो कि इसमें कुछ फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है अफेक्ट का, और जिस रेट पे इनफ्लो हो रहा है उसी रेट पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। मतलब एक तरह से ये फेनोमेना है, ये आपका आउटलेट है, ये आपका इनलेट है, इनलेट अफेक्ट है और ये आपका आउटलेट अफेक्ट है। तो ये क्या है, भी चलता रहेगा पूरा प्रोसेस। तो ये जो रीजन है ना तो ये सोर्स होगा, ना ये सिंक करेगा, ना ये कलेक्ट करेगा, ना ये किसी को सोर्स कर पाएगा। राइट, तो ये रीजन क्या है, नाइदर सोर्स नॉर सिंक। बिल्कुल सही बात है यार, समझ लीजिए कहानी बेसिक सी कहानी है। ये सोर्स का काम कर रहा है, ये सिंक का काम कर रहा है, ये नाइदर सोर्स नॉर सिंक। मतलब ये बोल रहा है कि भाई कोई भी अफेक्ट है मेरे पैसे जितने अमाउंट से फ्लो करना चाहता, आओ खुशी से जाओ और बाहर चले जाओ, मैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूं उसमें। राइट, अब देखो यहां पे तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं था अंदर क्या है, हमने आइडिया लगाया किससे, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन से। अब यहां पे हम बहुत ज्यादा शातिर बन गए। अब हमारा दिमाग क्या है ना, अगर हमें कहीं से हिंट मिल जाता हम फिर बहुत तेज सोचना स्टार्ट कर लेते हैं, और वही हुआ हमारे साथ भी। हमने बोल दिया कि यहां पे अगर फील्ड आउटवर्ड है तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कि हमने पीछे डिफाइन किया। अब ये सोर्स है, मैंने यहां पे दो सोर्स रख लिए,
हमें मजा आ रहा देखने में, देखते क्या होता है कि एक ही जगह दो रख ले, देखते क्या मजा आता है। तो यार हमने देखा कि यहाँ पे अब सोर्सिंग क्या हो रही है, डबल हो रही है ना। सोर्स की कैपेबिलिटी आपने क्या कर दी, डबल। सोर्स पावर क्या कर दी आपने, डबल कर दी। जो कॉज था उस इफेक्ट का आपने डबल कर दिया उसको। तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा या उसका इफेक्ट होगा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटर फील्ड लाइंस है। फाइन। और कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया है कि जब आप फील्ड लाइन मॉडल पढ़ते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, हम ये अज्यूम करके चलते हैं अगर ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसके सराउंडिंग में फील्ड लाइंस क्या होंगी, ग्रेटर। फाइन। तो जब मैं यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, मैंने सोर्स की पावर इंक्रीज कर दी, तो मैंने देखा यार उससे इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वो और ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा सराउंडिंग में। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस और ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ उसका इफेक्ट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होता है, बिल्कुल। यहां पे मैंने बोल दिया कि अगर फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, अगर इफेक्ट अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहां सिंक बैठा है कोई जिसपे अकोमुलेट हो रही है चीजें। अब मैंने यहां पे भी और कर दी, मैंने क्या कर दिया कि अकोमुलेट करने वाली कैपेबिलिटी बढ़ा दी, मैंने एक और बैठा दी, बोला तू भी अकोमुलेट कर, सराउंडिंग से और इफेक्ट इकट्ठा करो। तो मैंने देखा और ज्यादा इकट्ठा हो रहा, देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो अब आ रही है इस सरफेस की तरफ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर आपने गैदर करने वाले बढ़ा दिए, गैदरिंग पावर आपने बढ़ा दी, अंदर एकोमुलेटिंग पावर बढ़ा दी, सिंकिंग पावर बढ़ा दी आपने अंदर। तो कहीं ना कहीं यहां से यहां जाने में क्या हुआ कि अगर मैं अंदर सिंकिंग पावर को बढ़ा रहा हूं तो मोर इफेक्ट कहां हो रहा है, उस पर अकोमुलेट हो रहा है, मोर फील्ड लाइंस उस पर आ रही है। राइट। अब आइए यहाँ पे तीसरा मैंने आपको, तो इसका मतलब ये मैंने क्या बताया भी, ये सोर्सिंग वाला केस हो गया पूरा, ठीक है। ये पूरा केस क्या हो गया, सिंकिंग वाला। तो मेरे को पता भी लग गया कि अगर मैं सोर्सिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता हूं तो सराउंडिंग में क्या होगा, सिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता हूं तो सराउंडिंग में क्या होगा। अब आइए इधर, मैंने आपको तीसरा केस बताया था, ये नाइदर सोर्स नॉर सिंक। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है ना, पहला कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। अगर जीरो चार्ज है, ना तो कोई सोर्स है ना कोई सिंक है, तो ऑब्वियसली बात है इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना होगा, जीरो। ना तो सोर्सिंग का इफेक्ट होगा ना सिंकिंग का इफेक्ट होगा। अब दूसरा, इसी को अचीव करने का तरीका नाइदर सोर्स नॉर सिंक करने का ये है, हमने क्या बोला, एक इसके अंदर इस सरफेस के अंदर सब सोर्स रख दिया और एक सिंक रख दिया, और दोनों की कैपेबिलिटी क्या रखी, बराबर रखी। तो मैंने बोला सोर्स वाले को तूने पर सेकंड एक्स रुपीज देने, सिंक वाले को बोला तूने एक्स कलेक्ट करने, तो नेट इफेक्ट कितना बन गया, अभी जीरो बना। तो यार इसका मतलब यहाँ पे सोर्सिंग कैपेबिलिटी क्या है, सोर्सिंग कैपेबिलिटी किसके इक्विवेलेंट है, सिंकिंग। अगर मैं ऐसी बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज किसके इक्विवेलेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रिक कैपेबिलिटी की बात करूं। तीसरा ये है अभी, ये लीजिए। अब ये बॉक्स यहां पे भी ना तो सोर्स का काम करेगा ना सिंक का काम करेगा, क्यों, इसने क्या करा, ये देखिए ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसकी वजह से इफेक्ट आ गया, ये लीजिए। अब ये इफेक्ट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो जिस रेट पे ये इनपुट हो रहा है, जो इनपुट रेट है, और हम ये बोलते हैं इनवर्ड रेट है इस इफेक्ट का, वही आपका क्या है अभी, आउटवर्ड रेट है। यार जितना ये फ्लक्स इस सरफेस पे लिंक होगा उतना इस पे होगा, तो यहां पे इनवर्ड लिंकिंग है या आउटवर्ड लिंकिंग है, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब इस वॉल्यूम ने खाली इसको फ्लोइंग रीजन दिया कि यू कैन फ्लो, मैं आपको दिक्कत नहीं करूंगी, बट मैं आपके फ्लो में ना कोई डिस्टर्बेंस करूंगी, ना उसमें मैं कोई कंट्रीब्यूशन करूंगी। तो क्लियर है चीज। अब देखिए, अब हमने ये भी देख लिया कि अगर वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सोर्स करेगा, नेगेटिव चार्ज है सिंक करेगा, अगर कोई भी नेट चार्ज जीरो है तो ना सोर्स करेगा ना वो सिंक करेगा, ठीक है। बट अब हमने एक और दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये एक रूम ले लिया, रूम 1, और ये हमने रूम 2 ले लिया, ये हमने रूम 3 ले लिया। रूम 1 और रूम 2 का शेप क्या है, आइडेंटिकल है, इसका शेप क्या है भी, आइडेंटिकल है, बट इसका शेप क्या है, डिफरेंट है। फाइन, बिल्कुल। अब
इन दोनों में भी डिफरेंस है। यहां पे जो आपने सोर्स रखा हो बिल्कुल सेंटर पे रखा है, सिमेट्रिक पोजीशन पे रखा है, बट यहां पे आपने सोर्स को सेंटर से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया थोड़ा। तो तीनों स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज सोर्स करेगा तो इसके सराउंडिंग में इफेक्ट को किससे प्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। बिल्कुल सही है, जो फील्ड मॉडल में यूज करते हैं। और जितना चार्ज ग्रेटर होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होगी, यू नो दिस। अब यहां पे ध्यान दो, शेप चाहे रूम की ये है, शेप चाहे रूम की ये है, शेप चाहे रूम की ये है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है। कितनी लाइन एमिनेट हो रही है अभी, 6 6 6। यार ये एक डिस्क्रीट नंबर है, आपको समझाने के लिए लिया, आर्बिट्रेरी नंबर है, समझ आ रही बात, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ले रहा हूं। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो गया यार, अगर आप क्लोज सरफेस के अंदर कोई सोर्स रखोगे ना, तो उसमें से हर सरफेस में से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लाइन एमिनेट होंगी, ये तो फिक्स हो गया। अब दूसरी चीज देखते हैं कि अगर आप उस क्लोज सरफेस के अंदर उसकी पोजीशन भी डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, यहां पे सेंटर में, यहां पे टूवर्ड्स आपने शिफ्ट कर दिया, तब भी फ्लक्स लाइंस क्या हो रही है, फील्ड लाइंस उतनी एलिमिनेट्स हो रही है, राइट। तो मींस एनी सरफेस दैट इनक्लोजेज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यार सेम कॉन्सेप्ट नेगेटिव के लिए होगा, फर्क है उसमें इनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये आउटवर्ड फील्ड लाइंस है, वो इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड फ्लो है, वहां इनवर्ड फ्लो होगा, वहां सिंकिंग होगा, ये सोर्सिंग फ्लो है, राइट। So any surface that encloses a positive charge particle is pierced by all the field line that emanate from that particle, regardless of the shape of the surface. Very important. 6 shape was different, and regardless the position of the particle within the surface. 6 position of the particle was different. तो यार कहने का मतलब है कोई भी सरफेस है जो किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इनक्लोज कर रहा होगा, उसमें से जो फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस करेंगी या पेस्ट करेंगी, समझ आ रही बात यहां से चीज, वो क्या होंगी, वो सेम रहेंगी रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द सरफेस। फाइन। अब यहां से गॉस लॉ ने दिमाग लगाया कि ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इधर क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एमर्जिंग और फ्लक्स क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस, ये होता है। तो कहीं ना कहीं मैं लिखे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अभी, क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सही है लिखना, बिल्कुल सही। तो यार इस तरह से उसने कुछ एनालिसिस किया और फाइनल कंक्लूजन दिया। अब नाउ व्हाट वाज फाइनल कंक्लूजन, उस पे आते हैं, राइट। तो इसी एनालिसिस को देखते हुए गॉस लॉ ने क्या बोला भी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। हाँ जी, ये कौन सा चार्ज है, इनसाइड द सरफेस, राइट। तो चले फिर, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई, लास्ट वीडियो में भी देखा है, थ्रू अ क्लोज सरफेस is proportional to the net charge Q inside the surface, irrespective of, very important, irrespective of shape of surface and position of those charge particle inside the surface. This is the complete definition. तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, E dot ds is directly proportional to Q enclosed
समीशन, तो इट कैन बी रिटन एज E डॉट ds इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू इनक्लोज, सभी चार्ज का सम जो उसने इनक्लोज किया है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर 1 by epsilon naught is the constant of proportionality. And value of epsilon naught, it is what? It is the permittivity of the free space इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे डिस्कस करूंगा क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, और वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12. And we can relate this with Coulomb's constant K 1/4 pi epsilon naught, पढ़ा होगा आप लोगों ने. फाइन, किसके इक्विवेलेंट आता है अभी? 9.9 इंटू 10⁻⁹. तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है अभी, यहां से लिख लेता है K 4 pi epsilon naught, सॉरी आपको कुछ इस तरह से लिख देगा यहां से 1/epsilon naught इज इक्वल टू 4 pi K and E dot ds is equal to 4 pi k summation of q enclosed. I don't think any confusion. Fine. So this is the basic statement of the Gauss law. अब देखिए भी मैंने एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया अभी चार्ज का, विच इज डाइपोल अरेंजमेंट. टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और पोलैरिटी ऑपोजिट है, इसको हम बेसिक डाइपोल अरेंजमेंट बोलते हैं. यार फील्ड के लिए आपके पास कहीं ना कहीं बेसिक सोर्स ऑफ चार्ज होना जरूरी है ना. पॉइंट चार्ज हम बहुत ले चुके हैं, छोड़ दीजिए उसको. अब हम डाइपोल ले लिए. एक डाइपोल इज व्हाट? टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस. अब देखिए, अब मैंने इसी डाइपोल माइनस माइनस प्लस प्लस, इसी डाइपोल के अराउंड मैंने कुछ गॉसियन सरफेसेस ले लिए. अभी Gaussian surfaces are nothing, they are imaginary surfaces you can take according to your interest. फाइन, जिसके क्रॉस आपको क्या है, फ्लक्स निकालना है. तो एक मैंने D सरफेस ले लिया, एक मैंने A सरफेस ले लिया, एक मैंने C ले लिया और एक मैंने B सिलेंडर ले लिया पूरा. विजुअलाइज करिए चीज को. अब इन सरफेसेस में A देखो, जो सरफेस A लिया भी आपने, ये क्या है आपके पास? दिस इज एम्प्टी स्फीयर. और सारे आपने क्लोज सरफेसेस लिए भी, ध्यान रखना. सरफेस बी क्या है आपके पास? सिलेंडर. सरफेस बी क्या कंटेन कर रहा है भैया? सरफेस बी तो इनको कंटेन कर रहा है, दोनों चार्ज को. सिलेंडर कंटेनिंग डाइपोल. देखिए ना, ये डाइपोल लिया मैंने, उसके अराउंड मैंने सरफेसेस ले ली, ऑब्जर्वेशन सरफेसेस. फाइन. अब अगर ऐसा है तो यहां पे नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर कितना आएगा बताओ सबसे पहले? सरफेस बी बोल दो या सिलेंडर बोल दो, कितना आएगा बताइए? ऑब्वियसली बात है 0. हाँ जी, कितना आएगा? 0, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू. फाइन. अब सरफेस सी की बात करें. सरफेस सी क्या है भी? सरफेस सी मैंने एक इरेगुलरिटी शेप ले लिया, irregularly shaped, right, like potato skin. या दिख ही रहा है आपको? अब ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है भी? क्यू नेट प्लस क्यू. इसकी सराउंडिंग, यार मैंने अपनी मर्जी से इमेजिनरी सरफेसेस लिए, ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास ये था. मैंने इसके अराउंड कुछ ऑब्जर्वेशन सरफेसेस ले ली अपनी मर्जी से. मैं बताऊंगा इसमें से कितना कितना फ्लक्स आ रहा है गॉस लॉ अप्लाई करके. फाइन. अब देखो भी, नाउ सी व्हाट इज आवर सरफेस डी. अभी सरफेस डी रहता है आपके पास. सरफेस डी इज अ क्यूब जो क्या कंटेन कर रहा है अभी? क्यू नेट पॉजिटिव. फाइन. अब आप मुझे यह बताओ, ए सरफेस हो गया, बी सरफेस हो गया, सी हो गया, डी हो गया. ए सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा अभी बताइए जल्दी?
यार ए सरफेस में से फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर अपना तो कोई चार्ज है नहीं, एम्प्टी है। तो बाकियों की वजह से जो फ्लक्स फ्लो करेगा, जितना इनलेट होगा उतना ही क्या होगा, आउटलेट होगा। तो कौन सी कैटेगरी में आ गया अभी बताइए? आपके पास जो है ए है, कौन सी कैटेगरी में आ गया? ए सरफेस इस कैटेगरी में आ गया आपके पास, बिल्कुल फाइन। अब देखिए, अब बी की बात पूछूं। बी आपके पास क्या है अभी? सिलेंडर कंटेनिंग द डाइपोल। अब ये चार्ज कंटेन कर रहा है, बट नेट चार्ज कितना है? जीरो। मतलब जितनी फील्ड लाइन जिससे एमिट हुई होंगी, उतनी फील्ड लाइन जिससे क्या हुई होंगी, एंटर हुई होंगी। फाइन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एज मेनी फील्ड लाइन्स पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बी इज इक्वल टू द पॉइंट इन टू इट। क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से आउट हुई होंगी, एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा, उतनी सारी टर्मिनेट कहां हुई होंगी? नेगेटिव चार्ज पे। इसकी विक्निटी पे नेगेटिव चार्ज ही है। तो अगर मैं बाहर वाली रीजन की बात करूं, अगर मैं आउटर रीजन के लिए बात करूं, यहां से देख के बोलूं, यहां से देख के, इधर देख के बोलूं, इधर देख के मैं क्या बोलूंगा कि ये नेट चार्ज कितना कंटेन कर रहा है? जीरो। तो इसमें से फ्लक्स कितना होगा बताइए? जीरो। एक तरह से यहां पे क्या हो गया, अभी आपने सोर्स भी रख दिया, सिंक भी रख दिया, जिनका कैपेबिलिटी क्या इक्वल है। यार पॉइंट समझ रहे हो? अब आइए सरफेस सी में से। सरफेस सी में से फ्लक्स कितना होगा बताइए? सरफेस सी में से फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस सी क्या इंक्लूड कर रही है आपके पास बताइए? पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज। सरफेस सी कहां लिखा है मैंने? सरफेस सी हेयर। दिस सरफेस सी, हम यहां पे लिख सकते हैं सरफेस सी एक्ट एज सोर्स। हाँ जी, क्या काम करेगा? एक्ट एज सोर्स। किसके लिए? सराउंडिंग पॉइंट्स के लिए। क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज इनक्लोज कितना है? बी प्लस क्यू। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? पॉजिटिव। अब सरफेस डी की बात करो, इसमें से जो नेट फ्लक्स आएगा कितना बनेगा? जीरो। सॉरी, नेगेटिव। सॉरी, बिकॉज सरफेस डी के अंदर नेट चार्ज कितना है? बी नेगेटिव। हाँ जी, कितना है सरफेस डी के अंदर नेट चार्ज? नेगेटिव। यहां पे सॉरी गलती से पॉजिटिव हो गया, इट इज नेगेटिव। तो यार होपफुली क्लियर है आपको फ्लक्स कैसे कैसे निकालना है। आपके सामने मेंशन है अभी। सरफेस ए जीरो, इनक्लोज जीरो। सरफेस बी जीरो, बिकॉज नेट चार्ज इज जीरो। सरफेस बी के साथ ये एनालिसिस देख लेना अभी आप, ये लिखा है मैंने साथ में। ये सरफेस बी के लिए है, ये सरफेस डी के लिए है, ये मेरे पास ए के लिए है, राइट। और ये मेरे पास किसके लिए है? ये मेरे पास सी के लिए है। तो ऊपर दे रखे भी सी के लिए आपके पास ग्रेटर है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यार होपफुली क्लियर है फ्लक्स आपने कैसे लेना। कहीं पे भी वो अपनी मर्जी से आपको कहीं पे भी इमेजिनरी सरफेसेस दे सकता है। समझ रहे हो बात यहां से? अब हमने देखा कि सरफेस सी का ले लेते हैं और सरफेस डी का ले लेते हैं। सरफेस डी में से जो मैंने नेट फ्लक्स देखा वो क्या था? नेगेटिव। और सरफेस सी से देखा वो क्या था? पॉजिटिव। यू कैन सी हियर इन द फिगर, सरफेस सी से पॉजिटिव, सरफेस डी से नेगेटिव। तो यार अब यहां पे ध्यान रखना, देखो, इफ नेट फील्ड लाइंस थ्रू एनी closed surface are outward, then flux will be positive. यार आपने बोला है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो अगर उस सरफेस में से फील्ड लाइंस आपकी, नेट फील्ड लाइंस जो सबट्रैक्ट और ऐड करके बनेगी, वो आउटवर्ड आ रही है। अब देखिए सी में से देखो सारी फील्ड लाइंस क्या है अभी? आउटवर्ड्स। तो फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब यहां से जो फ्लक्स है बाहर की तरफ फ्लो, अफेक्ट बाहर की तरफ जा रहा है। फाइन। सेकंड केस, इफ नेट फील्ड लाइंस थ्रू एनी
क्लोज सरफेस इज इनवर्ड, तो आपके पास फ्लक्स क्या आएगा अभी, देन फ्लक्स इज नेगेटिव। मीन्स किसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, नेगेटिव चार्ज का। सिंक कर रहा होगा तभी तो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर इफेक्ट इनवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ थर्ड केस, ये फर्स्ट केस ले लिया, ये सेकंड केस ले लिया, थर्ड केस व्हाट वी कैन राइट, इफ नेट फील्ड लाइंस क्रॉसिंग closed surface is 0 means number of inward lines is equal to number of outward lines। मतलब उस क्लोज सरफेस में से जितना इनवर्ड फ्लक्स आ रहा होगा किसी सरफेस के थ्रू उतना ही आउटवर्ड आ रहा है, तो आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। तो यार ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, अब देख लीजिए अभी ए पे जस्ट आर्बिट्रेरी नंबर है, कितनी इनपुट हो रही है 2, आउट कितनी हो रही है 2, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, कितना लिखा आपने नेट फ्लक्स ए पे 0। अब बी पे आओ, कितनी लाइंस आउट हो रही है अभी बताइए, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इन कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जितनी इनपुट है उतनी आपकी आउटपुट है, तो नेट फ्लक्स कितना यहां पे भी 0 है। अब आप सी पे आओ, सी पे नेट आउटवर्ड है, डी पे आओ नेट इनवर्ड है, तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स, यहां क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स। तो यार ये कुछ कंक्लूजन है जो आप वेरियस एग्जाम में यूज कर सकते हो डायरेक्टली। फाइन, अब देखिए भी हम एक एजम्पशन लेते हैं, हम एक सिचुएशन लेते हैं, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, राइट, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज phi e। ऑब्वियसली बात है, अगर इनक्लोज किया चार्ज नेट फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ, गिवन इज phi e। इज phi e चेंज्ड, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हो, इफ अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इन साइड द गॉसियन सरफेस। हाँ जी बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। ऑब्वियसली बात है यस, द फ्लक्स विल चेंज बिकॉज द नेट चार्ज इन क्लोज हैज चेंज। नाउ किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स सिर्फ किसका फंक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इन क्लोज। अगर आप वहां पे कोई सेकेंड चार्ज रख रहे हैं, राइट, तो आपका फ्लक्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इट मींस यस। सेकंड केस में आओ, इफ अ सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड नियर आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। तो मैंने आपको पहले बताया भी, अगर आप उसको किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो आपका सरफेस अंडर कंसिडरेशन है, गॉसियन सरफेस अंडर कंसिडरेशन है, अगर वो उसके बाहर होगा तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा नेट फ्लक्स में। समझ आ रही बात यहां से। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा अभी इसका, नो। यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है वो चेंज नहीं रहेगा, जो आपका ओरिजिनल है वही आपका रहेगा। फाइन। थर्ड है, इफ अ चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। अब वो बोल रहा है इफ द चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, यस, क्योंकि जो आपके पास चार्ज था वो तो आपने बाहर निकाल दिया, अब उसके अंदर कोई सोर्स नहीं बचा, तो फ्लक्स कहां से आएगा, फिर नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना इस केस में। तो यार इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट समझे। अब अगला केस वो बोल रहा है, इफ द चार्ज इज मूव्ड ऑफ द सेंटर इन ओरिजिनल स्फीयर बट स्टिल रिमेनिंग इनसाइड, तो क्या फ्लक्स पे चेंज आएगा, नो। मैंने आपको क्या बताया अभी, आपके रूम में सोर्स का पोजीशन कहां है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस सरफेस में से कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है। समझ आ रही बात यहां से, क्योंकि मैंने आपको बीच में बताया है, यू कैन सी, इसीलिए मैंने यार सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपके पास चार्ज इधर था और यहाँ पोजीशन आपने शिफ्ट कर दी है, बट स्टिल जितनी भी फील्ड लाइंस इस चार्ज की वजह से आ रही थी सारी क्लोज सरफेस को क्या कर रही है, लिंक कर रही है। इसलिए जो लास्ट हमारे पास केस है उसका आंसर क्या आएगा, नो। तो यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है और भी जो वो बनाता है, बट मुझे लगता है कि जो आपका एक बेसिक फंडामेंटल है, जो आपका बेसिक बिल्कुल कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ के लिए, वो आपको समझ आ गया कैसे आपको अप्लाई करना है। राइट, थैंक यू।